वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि ISPCS। देखिए, इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान देखेंगे यूपीपीसीएस के लिए। इसके पहले हमने भौतिक विज्ञान फिजिक्स देख लिया है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसके पहले मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी वीडियोस डाले हुए हैं, तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना से। इसमें बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री दोनों होगा। परमाणु की नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है, तो फोटॉन एटम का भाग नहीं है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। प्राकृतिक तत्व परमाणुवीय नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी चार्विक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतियुग्म है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक में होते हैं दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। अल्फा किरण है, अल्फा कण है, बीटा कण, गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में। उसके बाद यहाँ पर सही सुमेलित करना है, तो जीरो मास किसमें होता है, न्यूट्रिनो में। फ्रैक्शनल या आंशिक आवेश होता है क्वार्क में। आंशिक जो स्पिन होता है पॉजिट्रॉन में होता है। और इंटीग्रल स्पिन मतलब पूर्णांक स्पिन होता है वो फोनॉन में होता है। उसके बाद परमाणु में कक्षों को भरने का नियम किसने दिया था, अफाउ का सिद्धांत है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक। समस्थानिक परमाणु होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न है परंतु परमाणु क्रमांक यहाँ पर समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन कौन से होते हैं, C14, 7 and 15, 8, O16। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, वैक्यूलर ने। ठीक है। उसके बाद रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने और उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का अस्कंदन मतलब दूध से दही बनना। उसके बाद उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रता से होती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति बहुत ही द्रुत हो जाती है। तो ये दोनों ही सही और उसका सही स्पष्टीकरण भी है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय तक अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चराइजेशन दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। किसी जलीय विलयक का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, यह कथन सत्य है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। उसके बाद है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, तो ये तो सही है, ये गलत है, हिमांक को कम कर देता है। वह कोलाइडल तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव। तो जो कोलाइडल तंत्र है कोहरा क्या होता है, गैस में द्रव। उसके बाद परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा इसमें क्या है, प्रतिलोम परासरण तनु घोल से, ये दोनों ही गलत है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से दोनों पदार्थों को अलग अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं उद्पातन। ठीक है। अब ये उपचयन है और ये तत्व है, तो देखिए ये इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा
इसी तरीके से कभी आ जाए तो आप टिक मार लीजिए। CaO में Ca का उपचयनांक क्या है 2। इसी प्रकार NaAlH4 में Al का है 3, MnO2 में Mn का है 4 और H2SO4 में S का है 6। उसके बाद हम अकार्बनिक रसायन के बारे में देखते हैं। तो अकार्बनिक रसायन में सबसे पहले कथन कारण है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण क्या है कि एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये तो गलत हो गया, ये यहाँ पर सही हो गया। किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयरन विभव धीरे धीरे कम होते हैं। इसमें से अगर सही कथन देखना है तो केवल 2 है, तो वही देख लेते हैं। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइडों का सामान्यतः गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। विश्व में, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर में से मूल तत्व है हीरा। हीरा की जो खनिजीय बनावट है कार्बन की। उसके बाद धातु खनिज अयस्क के गुणधर्म और उपयोग देख लेते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु के तत्वों में होती है 2882। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। ठीक है, तो सबसे हल्की और सबसे भारी धातु देखनी है तो लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है वो है नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, बिल्कुल सही है। धातु का सोडियम वायु प्रभाव से होने से गल जाती है, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, आजकल सड़क की रोशनी पीले लैंप बहुत आए होते हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं। इनमें क्या भरा जाता है? इनमें सोडियम भरा जाता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और ये पानी की बूंदें गुजरने से यहाँ पर ये विभक्त नहीं होता है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है पाराबाष्प और आर्गन। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं सोना। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 1/2 H2O। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनोजाइट अयस्क थोरियम है। माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास, कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है विद्युत। पानी, ईथर, बेंजीन, पारा, पानी, ईथर, बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है तो पारा है। जल, पारा, बेंजीन तथा चपड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा है? पारा है। सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातु में से सामान्य ताप पर द्रव पारा है। पारे का साधारण तापमान में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो संचालन शक्ति है वो उच्च है। उसके बाद आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, वो है लेड। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। सुमेलित करना है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बनाई जाने वाली धातु कौन सी है? स्वर्ण है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है चांदी की।
सत्य कथन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण, खाद वसा, वल्कनीकरण रबर। एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट का। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट का प्रयोग, बॉक्साइट ऐसे होते हैं एल्यूमिनियम। उसके बाद है हीरा कार्बन का, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, माणिक्य एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है सोडियम। इस्पात, पारा तथा सोना का उसके घनत्व के आरोही क्रम में सही अनुपात क्या है? सोना, पारा और इस्पात। अब हम मिश्र धातु में देख लेते हैं। तो मिश्र धातु में स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है तांबा। कथन है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगती है, यशत में उपचयन क्षमता है। तो ये दोनों सही और इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बचाती है क्योंकि उसमें विद्यमान होती है जस्ते की परत। गैल्वेनीकृत लोहे में लेप होता है जस्ते का। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। उसके बाद है वह धातु जिससे बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों में काम लिया जाता है एल्यूमिनियम। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातु में से अमलगम नहीं बनाता है लोहा। जस्ता, तांबा, टिन, पारा, जस्ता, सीसा, जस्ता मिश्र धातु से अमलगम कहते हैं पारा और जस्ता को। टांका एक मिश्र धातु है टिन और सीसे की। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन की। अब उसके बाद है जर्मन सिल्वर निकेल, सोल्डर टिन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, हाइपो सोडियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज होता है 0%। तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है वो है एल्यूमिनियम। उसके बाद है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसे में। वह धातु जो पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक होती है वो है तांबा। पीतल मिश्र धातु तांबा जस्ता है। पीतल तांबे तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। इसमें से अगर सही कथन देखना है तो सही कथन है पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। और उसके बाद है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। तो ये वाला यहाँ पर गलत है और ये सही है। उसके बाद पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। ये इंपॉर्टेंट है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। तो मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से जो स्टेनलेस स्टील है वो अनुचुंबकीय हो जाता है निकेल की। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रण होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वो है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु है क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसमें अधिक संशोधित किया जाता है, वह तत्व उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है सिलिकॉन। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज तथा कार्बन की। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। स्टील में होता है 0.1 से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कथन कारण है। तो साधारणतः यह देखा गया कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो ये गलत है और ये सही है। उसके बाद है अधातुएं, कार्बन और उसके विभिन्न रूप। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में से कार्बन है सभी। केवलार, लैक्सान, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से कार्बन केवल जो कार्बन का बना हुआ है वो है ग्राफीन। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन तथा फ्लोरीन में से कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो ऑक्सोकार्बन ये इंपॉर्टेंट है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का होता है। उसके बाद कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिक टीमों के द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेनरी डब्ल्यू
क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले। उसके बाद है बकमिंस्टर फ्लोरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज के से बने हैं, बहुफलीय संरचना से जुड़े होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है। बालू में लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में सर्वाधिक कार्बन मिलता है। लिग्नाइट में कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा सर्वाधिक प्रतिशत कार्बन होता है। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ढलवल लोहे में हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा या क्रिस्टल नहीं है। गंधक कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। हीरे से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से HF से, उसके बाद एक्वारेजिया से और उसके बाद सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से। इनमें से किससे खरोचा जा सकता है? तो हीरे से और HF से, इन दोनों से नहीं। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। उसके बाद वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता है। तो इसमें से हमें सही देखना है, तो सही केवल 1, 2, 4 है, तो हम उनको ही देख लेते हैं। ग्रेफीन के संबंध में यहाँ पर हमें विचार देना है। तो ग्राफीन में क्या है, यह एक द्विआयामीय पदार्थ है, उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। और उसका 4 है, उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बन LED के चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्राफीन में से सर्वाधिक मजबूत क्या है? ग्राफीन। उसके बाद है सत्य कथन देना है, तो 1 और 2 ही है। तो कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह पीने उपयोग नहीं रहता है। सही है। हीरा, तांबा व लोहे से कठोर है, ये भी सही है। भारी मशीनों के उपयोग में स्नेह क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। शुष्क बर्फ CO2 को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है वो है सिलीनियम। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोजन और उसके यौगिक। एक तत्व X के वहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तथा हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक सूत्र होगा XH4। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी? 11.11% उसके बाद है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणु ग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जल का 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम ऊष्मा। ठीक है। उसके बाद हमें हाइड्रोजन को जलने से बनेगा पानी, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण होगा हाइड्रोजन में। भारी जल का प्रसार है मंदक। भारी जल रासायनिक फॉर्मूला DTO और न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह काम करता है भारी जल। गुरुजल या हैवी वाटर किसे कहते हैं? ऑक्सीजन या हैवी हाइड्रोजन को प्लस हैवी हाइड्रोजन को। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज की थी HC ओरे ने। भारी पानी का अणुभार होता है 20। ठीक है। इसमें से सही कथन देखना है, तो कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर के लिए और फसल की सिंचाई के लिए, किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद है पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। जल के लिए pH मान होता है लगभग 7। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण के द्वारा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्लोरीन। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परासरण की प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी परिवर्तित किया जा सकता है उत्क्रम परासरण की प्रक्रिया द्वारा। फिटकरी गंदले पानी को साफ करती है स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। अब यहाँ पर हमें देखना है सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन अक्रिय गैसें।
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है 78 से 79%। N2O2 कार्बन तथा H2 में से गैसीय चक्र नहीं है H2 में। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में प्रयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है हीलियम को। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनियम। हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। आर्गन, नियोन, जीनोन। नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस कैसे कहते हैं जीनोन को। बोडो मिक्सचर कॉपर, इसमें से सही सत्य नहीं है, क्या है तो हंसाने वाली गैस जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। ये देख लेते हैं। बोडो मिक्सचर कॉपर 2 सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल का मिश्रण है। इसमें फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको, बोडो मिक्सचर को। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परीक्षण में भी प्रयुक्त होता है, ये भी सही। शुष्क कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रिक नहीं होती है, ये नाइट्रस होती है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन अप्रभावित होता है नाइट्रोजन की मुक्ति से। वायुयानों के टायरों में भरने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन। उसके बाद एक कीटभक्षी पौधे जिस पदार्थ में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। सामान्यतः गुब्बारों में भरी जाने वाली जो गैस होती है वो हीलियम होती है। सॉरी, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। अश्रु गैस है अमोनियम। H2SO2 NH3 Cl2 में से अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं NH3 को। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है आयोडीन। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, कौन है, ग्लाइसिन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियोन और पारद गैस। ट्यूबलाइट में भरी जाती है कम दाब पर आर्गन गैस तथा आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प। उसके बाद है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक को। 1 बिलियन में लाल लेटपस को नीला कर देता है, 7 से अधिक होता है अगर। रसायन में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। कार्बन सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण होता है, जल अपघटन होता है। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है तो NH3 लुईस अम्ल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कथन कारण है। तो कथन है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी, ये सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, तो ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा अम्लीय प्रकृति का होता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक अम्ल इसको भी कहते हैं। उसके बाद नीलत होता क्या है, कॉपर सल्फेट को नीलत होता कहते हैं। एक अज्ञात गैस में शीघ्रता से घुल जाती है गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूमरी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है, वो है अमोनिया। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीलत होता कॉपर सल्फेट। हाइपो कौन होता है, हाइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट। एप्सम साल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। नेजल सोडियम बाइकार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है और इसमें विरंजक चूर्ण में, ये वाला गलत है, यहाँ पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन क्लेवर संयंत्र में होता है। किसमें, विरंजक चूर्ण का उत्पादन किसमें होता है, हैसन क्लेवर संयंत्र में, सही है। और अग्निशामकों में पाक सोडा या फिर बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, यहाँ पर ये भी सही है।
उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार है। खाने का नमक जो है NaCl और मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार बनाता है। NaCl की मौजूदगी में प्लास्टर ऑफ पेरिस की दर में वृद्धि हो जाती है। इसमें से सही कथन नहीं है, तो क्या नहीं है सही कथन पहले हम देख लेते हैं क्या है। ये सही है। उसके बाद सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसके स्थानापन्न दर को मंद करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करती है, ये भी सही है। ये सही नहीं है। इसमें से सही क्या है, वेरियम तथा स्ट्रोंसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद है व्यंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से असत्य कथन क्या है, तो देखो सत्य यह जल में अधिक विलय होता है, तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ठीक है। तो ये सभी सत्य है, केवल ये वाला असत्य है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस। फोटोग्राफी को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति होता है, ठीक है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैलोमेल पदार्थ में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। आयनी यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर केवल सत्य कथन देखना है, तो केवल एक ही है, आयनी यौगिक अल्कोहल में अवलेय होते हैं, ये सत्य है। अल्कोहल, पानी, शहद तथा केरोसिन में से सबसे अधिक चयन कौन सा है, तो वो है शहद। अब कार्बनिक रसायन देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। उसके बाद है कार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन्स। तो अनुकारित आदिम भूमि परिस्थिति में प्रादुर्भाव का सही क्रम क्या है, मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्रल और अमीनो एसिड। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन। सभी जैव यौगिकों में से सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है, कार्बन। उसके बाद है यहाँ पर ये उपरोक्त तत्व दिए हुए हैं जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलदायी जो उत्तरदायी तत्व हैं वो कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बनों के अणुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस को। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। उसके बाद है ब्यूटेन, मेथान, प्रोपेन तथा रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही कौन सी है, मीथेन अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार। DDT कीटनाशक है, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। उसके बाद वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, निकेल। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉल। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह उत्पन्न करता है एसिटिलीन को। फलों के पकाने में बढ़ावा देता है एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन गैस तथा एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्डर उद्योग में उपयोग होता है, वह प्लास्टिक निर्माण में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त होता है, LO2 दोनों ही सही है यहाँ पर। इसमें से सुमेलित है फ्लोरीन्स कार्बन परिवार का अपर रूप है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। केरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला द्रव है, विषैला द्रव है। शुष्क गैस क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है और फ्लोरीन क्या होता है, कार्बन परिवार का एक अपर रूप है। उसके बाद है पायरीन अग्निशामक है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा करता है। फ्रेयॉन प्रशीतक है और फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। बेंजीन के लिए सत्य है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई होते हैं।
अल्कोहल की बात करें तो एथिल अल्कोहल को पीने के योग्य बनाया जाता है मेथनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है मेथिल अल्कोहल। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है एथिल अल्कोहल। सीरा या मोलासेस अति उच्चतम कच्चा माल है अल्कोहल उत्पादन के लिए। बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में से वह है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई कपास में बहुलक नहीं है घी। पॉलिथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलिथीन। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टाइरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग होता है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त बहुलक क्या होता है? केवलर। रेशेदार कांच, गन मेटल, सीसा तथा लैमिनेटेड कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लैमिनेटेड पटलेट कांच का। उसके बाद हम देखते हैं सत्य कथन क्या है। तो सत्य कथन पर विचार करना है। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। और तीसरा प्राकृतिक पॉलीथीन पॉलीएथीन का बहुलक है। तीनों यहाँ पर सत्य कथन है। उसके बाद है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो है टेफ्लॉन। ना चिपकने वाली कढ़ाई के लिए निर्माण में उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम तथा पॉलीस्टाइरीन में से पॉलीमर नहीं है कैप्रोलैक्टम। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बैकलाइट में। अब कार्बनिक अम्लों के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कथन कारण है फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो देखिए ये दोनों ही सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होती है लैक्टिक एसिड के संचयन से। उसके बाद वह द्रव जिसके एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है वो है लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा होता है सिट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में मुख्यतः होता है सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में होता है। एसिटिक एसिड सिरके में होता है। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है और ब्यूटारिक एसिड दुर्गंधयुक्त मक्खन में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में होता है। माल्टोस माल्ट में होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में होता है। अचार में एसिटिक एसिड होता है और खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? टार्टरिक अम्ल है। उसके बाद है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है टार्टरिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। और गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। विस्फोटक पदार्थ क्या क्या है? तो विस्फोटक पदार्थ देख लेते हैं। तो इसमें है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एसिटिलीन, मीथेन। तो इसमें क्या है? वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो मीथेन एवं वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं मीथेन के साथ वायु के मिलने से। टीएनटी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोमीन, आरडीएक्स, ट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रोमीन। इसको ठीक है क्या है? साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रेमीन, इसको आरडीएक्स कहते हैं। तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है। तो ये जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है ये विस्फोटक नहीं है। टीएनटी, जीएनपी, टीएनए, टीएनटी में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है। तो टीएनजी का नाम क्या है? नोबेल तेल है। आरडीएक्स आविष्कृत किया था हैनिंग के द्वारा। आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह विस्फोटक जिस विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है एमाटोल में। ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया तथा ऑक्सैलिक एसिड में से विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। उसके बाद ईंधन देख लेते हैं। कोल गैस, तार, कोक तथा पेट्रोल में से प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम।
कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन का मान होता है हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता माप होती है पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचाल के रूप में प्रयुक्त होता है डीजल के लिए। उसके बाद गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। उसमें सही कथन देखने तो जो सही है वही देख लेते हैं। पहला है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। तीसरा, भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होती है। कार इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है टेट्रा एथिलेट। उसके बाद टेट्रा एथिलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग के लिए, एंटी नॉकिंग की दर बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्चतम दक्षता और आर्थिक बचत के लिए। उसके बाद है मोटर कारों में अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं का विचार कीजिए। तो इसमें है जो मोटर कार के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है वो कौन कौन से, एक तो रेडियल टायर, तीसरा है बहुबिंदु ईंधन अंताक्षेप और 4 क्या है उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित। उसके बाद है गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि हम कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ क्या है, हाइड्राइड। उसके बाद खाद्य संरक्षण और पोषण में देख लेते हैं। तो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण का प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट में। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। उसके बाद है नियोन, ऑक्सीजन तथा फ्रेयॉन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में उपयोग किया जाता है वो है फ्रेयॉन। उसके बाद कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रस्टोज है। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है, यह अमीनो अम्लों से बना होता है, अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इस इस्तेमाल का आधार है एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना मीठा होता है अतः थोड़े से एस्पर्टेम बनाने में भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पिरिन पेट से मिलती है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है, शांतिकारक औषधि में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषित बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एमल्सन पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइडी नहीं है आइसक्रीम। दूध को एक रूप होमोजीनाइज किया जाता है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनने के लिए प्रयोग होता है लैक्टिक अम्ल। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल होता है यूजिनॉल। जेली बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होता है अमरूद। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खाद्य एवं कीटनाशकों के उपयोग से उगाए जाते हैं। अपमार्जकों के बारे में हम देख लेते हैं। तो वनस्पति तेल, मोबिलिन तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल। डिटर्जेंट है शोधन अभिक्रिया और कथन कारण है तो जिसमें अपमार्जक मैले कपड़ों को सरलता पूर्वक तेल के इर्द गिर्द से निकाल देता, सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा नहीं देता, ये घटा देता है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, ठीक है। और इसका कारण रीजन क्या है, तो कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सत्य कथन देखना है। तो कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं चूर्ण शुष्क है, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। उर्वरकों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर कथन है पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। इसका कारण क्या है, 1 मीट्रिक टन जैव
जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस की आपूर्ति करती है। तो ए और आर दोनों सही और दोनों का सही स्पष्टीकरण भी है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करते हैं नाइट्रोजन उर्वरक का तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन वृद्धि विकास के लिए, फास्फोरस जड़ विकास के लिए, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण के लिए, बोरोन रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। उसके बाद है कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के सूक्ष्म जीवों नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोत्पाद या प्रोफिलेशन हो रहा है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। बहुम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निश्चालन लीचिंग हो सकता है। तो इसमें से सत्य कथन क्या है? मिट्टी की अम्लता में बढ़ सकती है। और दूसरा जो ग्राउंड वाटर है उसमें नाइट्रोजन का निश्चालन या फिर नीचे हो सकता है। उसके बाद है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। भारत सरकार में नीम आलेपित यूरिया नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देती है। डीएपी में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है। फास्फोरस नाइट्रोजन है 18% और P2O5 है 46%। मिश्रित उर्वरक क्या है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है तो सोडियम सल्फेट। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कौन सा है? यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइडी का। और हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है? सनई। अब यहाँ पर कुछ विविध क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को वो मार देती है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो दोनों ही सही है पर एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। मेसोन की खोज किसने की? हिडेकी युकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन और यूएफ हेस ने। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HS वे थे। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GT सोबर्ग। उसके बाद है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। अग्निशमक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। वही यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। पायरेथ्रम रेटिनोन तथा इन्फेंट्री में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाली पायरेथ्रम एक बीजीय पौधा है। चूहे मारने के लिए जहर जिस रासायनिक पौधे से बनता है वह पोटेशियम साइनाइड है। उसके बाद है जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट तथा जिंक फास्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है चूहे नियंत्रण में। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक में। समस्थानिक C6C14 संबंध है फॉसल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। कास्ट अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रोंशियम 19 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र का निर्धारण करने में। रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र को। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा। कार्बन डेटिंग समतुल्य है 1000 किलो कार्बन CO2 के। सोडा कांच, पायरेक्स, जेना कांच तथा क्रुक्स कांचों में से वह जो पराबैंगनी किरणों के विच्छेदन कर सकता है वो है क्रुक्स कांच। BRIT भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ में। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो फिलॉसफर बुल कहलाता है जिंक ऑक्साइड। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? अमोनिया। ठीक है, तो ये देख लीजिए ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के एक वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित है एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया है। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विविक्षा या फिर विविक्षाएं क्या है? तो यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ में भी सहायक होगा।
वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। हॉर्न सिल्वर है सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड और फ्लॉस्फर ऊल जिंक ऑक्साइड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। इसमें हमें सुमेलित करना है तांबा, तड़क चालक है, ठीक है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, सोडियम केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है टाइटेनियम को। मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, टंगस्टन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब और जिंक गैल्वेनाइजेशन। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पेट्रोलियम पेट्रोल बेंजीन अल्कोहल से शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है तीनों का। लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। नीला, लाल, हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है लाल रंग सॉरी। एसीटोन नाखून पॉलिश में। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरम्मत पट्टी में। और द्रव अमोनिया प्रशीतक। फास्फोरस ऑक्साइड माचिस। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क तेल में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में। यूरेनियम परमाणु बम में। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। डीएसएलआई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो दीप्त होता है वो है श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई है सुमियो आईजीमान ने। उसके बाद है भारत में निम्न ताप उसमें विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणी संयंत्र प्रारंभ किया गया है कावारत्ती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। उसके बाद है क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग करता है कैल्शियम सल्फेट। एडेफिक क्लाइमेटिक बायोटिक तथा टोपोग्राफिक में से मृदा से संबंधित है एडेफिक। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। ध्रुव पर्दे युक्त में बिछने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ध्रुव पर्दे। टाइटेनियम डाइऑक्साइड अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से होती है। विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई ऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। सभी सही है। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघटों के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती हैं। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो ये गलत है और ये वाला सही है। आर यहाँ पर गलत हो जाता है। एक सूखी सेल पाई जाती है रासायनिक सेल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघटनों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षारक, शेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेशित बैटरियों में इलेक्ट्रोड्स के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम। फ्रेयॉन प्रशीतक है। टेट्राथिल लेड एंटीनॉकिंग एजेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक है और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट इसका उपयोग बेकरी में होता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा है। फ्लोराइड प्रदूषण दांत। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी। ओजोन रिक्तता चर्म गैस। कथन है फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणु नाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। दोनों सही है और इसका सही कारण भी है। उसके बाद इसमें से सही करना है तो कोक स्टील या स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के साथ मिलाए जाने वाले 4 सामग्रियों में से एक इसका कार्य। उसके बाद है टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट दिवस 29 अगस्त को और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नामोदिष्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक विज्ञान वर्ष के रूप में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को। बिस्फेनॉल बीपीए खाद्य संविष्टन सामग्री के विकास में प्रयोग लाया जाने वाला एक रासायनिक है। वह देश जिसमें गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया है वो है ब्राजील।
फॉस्जीन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है CO2, CH4 और N2O और CFC। तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।